2005 में 34 लोगों की एक गैंग ने ब्राजील के सेंट्रल बैंक के तिजोरी पर धावा बोला और $80 मिलियन चुरा लिए। ये ऑपरेशन ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी माना गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सेंट्रल बैंक की तिजोरी में निगरानी कैमरे, थर्मल सेंसर और हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए थे। फिर ये लोग बिना किसी अलार्म बजे पैसे कैसे चुराकर निकल गए? पुलिस की जांच सालों तक चली। ज्यादातर चोर अब इस ऑपरेशन में शामिल होने पर पछताते हैं। पुलिस के अपने ही बीच में घूसखोरी कैसे हुई, ये जानने के लिए देखते रहिए। सोमवार की सुबह 8 अगस्त 2005 को ब्राजील की फेडरल पुलिस को खबर मिली कि फोर्टालेजा में सेंट्रल बैंक लूटा गया है। पुलिस वाले हैरान रह गए क्योंकि यह बैंक बहुत ही सिक्योर था और कभी लूट का निशाना नहीं बना था। जब पुलिस बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि लूट बेसमेंट में हुई थी। जैसा कि हमने पहले कहा, वो सोमवार था। सप्ताहांत की छुट्टियों के ठीक बाद, जैसे हमेशा होता है, बैंकर्स फिर से काम पर लौटे। वे बैंक में दाखिल हुए और तहखाने में गए जहां पैसे रखे जाते थे। उन्हें नीचे जमीन में एक खुला छेद देखकर हैरानी हुई जो किसी अंडरग्राउंड सुरंग की तरफ जाता था। अजीब बात यह थी कि छेद बहुत तंग था और पुलिस जानती थी कि उसमें घुसना नामुमकिन था। पुलिस ने सबसे पहले पूछा कि कितने पैसे चोरी हुए हैं। बैंकर्स ने कहा कि उनके पास सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो भी था वो 100 से ज्यादा था, मिलियन रियल था। लेकिन सही से हिसाब लगाने पर पता चला कि वो 164 मिलियन रियल था, जो लगभग $80 मिलियन के बराबर था। ये एक काफी बड़ी रकम थी। पुलिस वाले हैरान और उलझन में थे जब वो गड्ढे के पास बैठे थे। उनमें से एक दुबला पतला वाला बोला कि क्यों न गड्ढे के अंदर जाकर देखा जाए। जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो एक अधिकारी ने चेतावनी दी कि हो सकता है ये खतरनाक हो। शायद चोरों ने अंदर बम छुपा रखे हों या फिर वे अभी भी वहीं मौजूद हों और हथियारबंद हों। लेकिन एक निडर अधिकारी जिसका नाम इनिया सोब्रेरा था, उसने जोर देकर कहा कि छेद में घुसते ही इनियास उस छेद में पहुंच गया और सुरंग में रेंगना शुरू कर दिया। सुरंग लकड़ी की तख्तियों से सहारा ली हुई थी और वहां वेंटिलेशन ट्यूब, पंखे और लाइटें लगी थी जो अभी भी जल रही थी। इससे इनियास को लगा कि शायद चोर अभी भी सुरंग के अंत में मौजूद हैं और संभवतः वे हथियारबंद भी होंगे। वह डर गया कि उसने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे रेंगना जारी रखा ताकि चोरों द्वारा छोड़ी गई किसी जाल या बम पर पैर न पड़े। वह बहुत सावधान था। इनियास लगातार रेंगता रहा। टनेल करीब 1 घंटे तक रेंगता रहा। हालांकि टनेल लगभग 70 मीटर लंबा था, मगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। आखिरकार वो टनेल के अंत तक पहुंचा, जहां उसने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर जा रही थी। उसने अपनी बंदूक लेकर सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, हर किसी आश्चर्य के लिए तैयार और सतर्क। उसने टनेल का मैनुअल कवर खोला और बाएं दाएं देखना शुरू किया, चोरों के किसी भी सुराग की तलाश में। घर बिल्कुल खाली लग रहा था, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। सभी सतहों पर एक सफेद पाउडर था जो छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिंगरप्रिंट्स के बाद घर उल्टा पुल्टा था। चीजें इधर उधर बिखरी थीं, कूड़ा, कपड़े और औजार हर जगह थे और सारे खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद थीं। जगह को अच्छे से खोजने के बाद वो यकीन कर गया कि वहां कोई नहीं था और पैसे का कोई निशान नहीं मिला। एक कमरा था जो रेत के बोरे से भरा था, जो कि सुरंग से निकाली गई रेत होनी थी। इनेस छत पर चढ़ा और देखा कि बैंक उसके बहुत करीब है, सिर्फ करीब 70 मीटर दूर। उसने अपने साथियों को फोन किया और अपनी लोकेशन बता दी। उस सुरंग के दरवाजे के पास जो घर चोरी के वक्त हरे रंग में प्रिंट किया गया था, वो असल में एक आर्टिफिशियल घास कंपनी का इंटरफेस था। इस बड़े चोरी की पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। ये खबर हर अखबार और टीवी चैनल पर छपी और विदेशी प्रेस ने भी इस घटना को कवर किया। सोचो, जैसे ही पुलिस ने उस घर को ढूंढा, पत्रकारों की भीड़ वहां जमा हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घर के अंदर से सुरंग का असली नजारा है और ये सुरंग की तस्वीर है। ये बात साफ है, इसमें वक्त और पैसे लगे थे। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन की जांच की, घर, बैंक के तहखाने और हर जगह, बस ये समझने के लिए कि चोरों ने ये वारदात कैसे अंजाम दी। पुलिस ने तुरंत नोटिस किया कि इस वारदात और 1 साल पहले साओ पाउलो नाम की एक शहर में हुई दूसरी लूट में कई समानताएं थीं। साओ पाउलो एक ऐसा शहर है जहां लूटपाट के कई गैंग सक्रिय हैं। पुलिस को लगा कि इन दोनों वारदातों के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है और कि कुछ लोग पहली ऑपरेशन करने वाले लोग दूसरी ऑपरेशन के भी साथी रहे होंगे। चोरों ने घर किराए पर लिया,
उसे हरा रंग दिया और आधिकारिक तौर पर एक आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी के नाम से रजिस्टर करा दिया, जो कि घर से निकाले गए रेत और मिट्टी को छुपाने का अच्छा बहाना था। जहां तक सुरंग की बात है, उन्होंने फर्श का एक हिस्सा काटा और उसे ढक दिया, ऐसा दिखाने के लिए जैसे कारपेट हो, और अगर अचानक कोई और आ गया तो वे तुरंत उस छेद को ढक देते। सुरंग करीब 73 मीटर लंबी थी। उन्होंने इसे साधारण हाथ के औजारों जैसे फावड़ा और कुदाल से खोदा ताकि ज्यादा शोर न हो। वे मिट्टी और रेत को थैलों में भरकर ऊपर खींचते थे। सुरंग को सहारा देने के लिए उन्होंने लकड़ी के तख्ते और कुछ स्टील के तख्ते लगाए। सुरंग के साथ लगभग 900 लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। वे वेंटिलेशन ट्यूब्स, पंखे और लाइट भी लगाते थे, जो हर सुरंग में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चोरों की इस सुरंग की खास बात यह थी कि उन्होंने पानी की नली और फोन लाइन भी डाली थी। पानी काम के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल होता था, और फोन लाइन भी लगी हुई थी टनल में जो लोग थे और घर के ऊपर जो लोग थे, उनके बीच बातचीत बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। वे काम को उसी हिसाब से समन्वयित कर रहे थे। बाद में पकड़े गए कुछ चोरों ने बताया कि वे शिफ्टों में काम करते थे। हर शिफ्ट में 7 लोग होते थे। काम लगातार चलता रहता था, दिन रात बिना रुके। सबसे बड़ी दिक्कत मिट्टी की थी। हर दिन एक ट्रक आता था और मिट्टी के बैग लेकर जाता था। जब बैग बाहर निकाले जाते थे तो लोग घर की तरफ देखते थे। यह एक छोटा इलाका था और ट्रक हर दिन आता था, और उस पर मिट्टी के कई थैले रखे थे, जिससे लोगों का ध्यान खींचा और शक पैदा हो गया। चोरों को लगा कि इससे उन्हें परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने मिट्टी के थैले घर के अंदर रख दिए। वे एक कमरे में थैले भरते रहे जब तक वह पूरा नहीं भर गया, फिर उसे बंद कर दूसरे कमरे में चले गए। ऐसा करते हुए उन्होंने घर के कई कमरे भर दिए। फिर उन्होंने मिट्टी के थैले घर के पिछवाड़े में डालने शुरू किए और जमीन को बराबर करने की कोशिश करने लगे, ताकि पिछवाड़े की जमीन एक समान बनी रहे। वे दावा कर रहे थे कि पिछवाड़े की जमीन मिट्टी डालने की वजह से 1 मीटर ऊपर चढ़ गया था। टनल लगभग सीधा था, बस एक जगह थोड़ी सी मोड़ थी ताकि सीवर पाइप से बचा जा सके। फिर टनल चलता रहा जब तक कि बैंक की बेसमेंट के नीचे नहीं पहुंच गया। सेंट्रल बैंक की बेसमेंट खास थी। वहां बैंकर्स के लिए बहुत खास उपकरण थे। इनमें से एक था बड़ा क्रेन, जो इस तस्वीर में नारंगी मशीन के रूप में दिख रहा है। ये मशीन बेसमेंट में रखे भारी भरकम पैसे के डिब्बों को उठाने और हिलाने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये ग्रे कॉलम्स क्रेन के हिस्से थे। बैंकर्स आमतौर पर पूरा दिन बॉक्स उठाते और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हर बॉक्स का वजन आधे टन से ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें क्रेन की जरूरत होती है। दिन के अंत में बैंकर्स क्रेन वहीं छोड़ देते जहां वो काम खत्म करते थे। लेकिन शुक्रवार को ऐसा हुआ कि बैंक बंद करने से पहले क्रेन उसी जगह रख दी गई जहां चोर सुरंग खोद रहे थे। क्रेन ने सीसीटीवी कैमरों की नजर रोक दी, जिससे पुलिस को यह अजीब संयोग शक भरा लगा। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद कुछ बैंकर्स भी साथ थे। मतलब उनका प्लान था कि किसी एक बैंकर्स को क्रेन को ठीक वहीं छोड़ने के लिए भड़का दिया जाए ताकि कैमरा छुपाया जा सके। एक और चीज जो चोरों की मदद कर रही थी वो स्टील के ग्रे कॉलम्स। जैसे आप देख सकते हैं, वो दीवार के साथ लगे थे और बॉक्स सीधे दीवार के बिल्कुल पास नहीं थे, जिससे एक छोटी सी जगह बच गई थी जो चोरों के लिए रास्ता बन गई। भले ही वो जगह तंग थी, लगभग 6 सेंटीमीटर की, लेकिन चोर सब दुबले पतले थे, इसलिए वो तंग जगह भी उनके लिए काफी थी। इसलिए वे उस रास्ते से चलकर गुजर पाए और इस तरह वे कैमरे की नजरों से बच गए। इसलिए गार्ड्स ने उन्हें नहीं देखा। निगरानी कैमरे छोटे थे। बेसमेंट में सिर्फ 6 कैमरे थे और माना जाता था कि वे बेसमेंट के हर कोने को कवर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से थे जहां कैमरे नहीं पहुंच पाते थे, खासकर दीवार और बॉक्स के बीच। यह सुरक्षा की एक कमी थी जिसका फायदा चोरों ने उठाया। छेद के सामने क्रेन के अलावा चोरों ने उस पर एक गाड़ी रखी और उसे सहारा दिया। लकड़ी की एक पट्टी लगाई थी ताकि कैमरे में दिखे ना। वहां एक और सिक्योरिटी सिस्टम भी था। बेसमेंट के अंदर थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसर लगे थे, लेकिन चोरों का पता सेंसर से नहीं चल पाया क्योंकि सेंसर गलत जगह लगे थे। सेंसर दीवारों पर लगने चाहिए थे, लेकिन छत पर लगे थे और छत काफी ऊंची थी, इसीलिए वे बेसमेंट के ज्यादातर हिस्से को कवर नहीं कर पा रहे थे। चोरों को यह बात पहले से पता थी। उनके पास ऐसी गुप्त जानकारी थी जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। पुलिस ने गार्ड्स और बैंकरों की बात सुनकर उस दिन क्या हुआ हो सकता है, इसका एक अंदाजा लगाया। कहा गया कि चोर शुक्रवार को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच पहली बार बेसमेंट में दाखिल हुए, जो उस समय का आखिरी कामकाजी घंटा था।
उस वक्त बैंकरों ने बेसमेंट बंद कर दिया था और बैंक छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। मतलब कामकाजी घंटे अभी खत्म नहीं हुए थे और सेंसर 7 बजे के बाद भी काम करने के लिए सेट थे। इसलिए अफसरों का कहना है कि चोर 6 से 7 बजे के बीच बेसमेंट में घुसे। थोड़े समय के लिए जब बैंक वाले बेसमेंट बंद कर रहे थे और निकलने ही वाले थे, तब सेंसर काम नहीं कर रहे थे। तभी चोर बेसमेंट में घुस गए और उसे अपनी मर्जी से व्यवस्थित करने लगे। सबसे पहले उन्होंने छेद की नजर बंद कर दी, फिर रास्तों और उन जगहों को जांचा जहां सेंसर नहीं लगे थे। बेसमेंट के बारे में उनके पास जो सही जानकारी थी, उससे अधिकारियों को शक हुआ कि कोई बैंक का कर्मचारी या गार्ड उनकी मदद कर रहा होगा। चोरों ने जैसे ही तिजोरी में कदम रखा, तुरंत ही पैसे बैग में भरने लग गए। शुक्रवार की रात थी, तो उनके पास पूरा वीकेंड था और वो बिना पकड़े चोरी करते रह सकते थे। चोर सुरंग के रास्ते बैग्स को छुपाकर बाहर निकालते रहे, उन्हें प्लास्टिक की गाड़ियों में रखकर रस्सी से खींचते थे। हर बैग में 5000 रियल होते थे। चूंकि उन्होंने 164 मिलियन रियल चुरा लिए, इसका मतलब उन्हें 330 बैग्स चाहिए थे। ये सच में बहुत बड़ा मामला था। पुलिस ने जैसे ही चोरी का पता लगाया, तुरंत जांच शुरू कर दी। लूटपाट के बाद सबसे पहले उन्होंने घर और उस कंपनी की जांच की जो चोरों ने बनाई थी। उन्होंने पता लगाया कि कंपनी का कामकाजी लाइसेंस किसी पाओला सर्जियो के नाम पर था। अजीब बात यह थी कि इस आदमी की आईडी कार्ड वाली फोटो में वो टोपी पहने हुए था, जिससे पुलिस को उसे पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस हैरान थी कि वाणिज्य मंत्री ने ऐसी फोटो कैसे मंजूर कर ली। उन्हें शक था कि शायद उसने किसी को रिश्वत दी हो। पुलिस ने पड़ोसियों से पाओला के बारे में पूछा, जो कंपनी का मालिक था, और वे सभी ने दावा किया कि वह बहुत दयालु, मिलनसार और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, और यही वजह थी कि चोरों पर शक नहीं हुआ। इसके अलावा जब पुलिस ने कार और ट्रक बेचने वाली एजेंसियों की जांच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि चोरी हुई रकम लगभग 3 टन से ज्यादा है। तुरंत ही उन्हें समझ आ गया कि चोरों ने इतनी भारी रकम ले जाने के लिए कई कारों या ट्रकों का इस्तेमाल किया होगा। बिक्री के सौदों की तलाश में उन्होंने पता लगाया कि एक कार एजेंसी ने एक खास संख्या में कारें बेची थीं। 1 मिलियन रियल की कीमत वाले कैश ट्रक का सौदा हुआ था और खरीदार एक आदमी था जिसका नाम जोसे चार्ल्स था। यह आदमी एक शिपिंग कंपनी का मालिक था। आमतौर पर शिपिंग कंपनी के मालिक ट्रक खरीदते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने सारे ट्रक कैश में खरीद लिए। ऐसे सौदे आमतौर पर बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किए जाते हैं। इस वजह से पुलिस ने चार्ल्स और उसकी कंपनी की जांच शुरू कर दी। जब पुलिस कंपनी पहुंची, तो उन्हें तब हैरानी हुई जब सचिव ने बताया कि बॉस चार्ल्स खुद यात्रा पर गया था। पिछले रविवार को ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बताया कि उनका एक जरूरी काम है, कुछ सामान सबसे जल्दी साओ पाउलो पहुंचाना है। जैसे ही अफसरों ने साओ पाउलो का नाम सुना, उन्हें पता चल गया कि यह शिपिंग ऑपरेशन केंद्रीय बैंक की चोरी से जुड़ा है, क्योंकि उन्हें शक था कि ज्यादातर चोर साओ पाउलो के ही हैं। ध्यान रखना कि साओ पाउलो शहर फोर्ट एलिसा शहर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। 2004 में एक डकैती हुई थी, वो भी सेंट्रल बैंक की डकैती से 1 साल पहले। वो डकैती साओ पाउलो में हुई थी और चोरों ने वही तरीका इस्तेमाल किया था। वे बैंक लूटने के लिए जमीन के नीचे सुरंग खोदी थी। छुट्टी के दौरान उसे बताया गया कि एक कार की शिपमेंट है जिसे जितनी जल्दी हो सके डिलीवर करना है। ड्राइवर ने वीकेंड छोड़ दिया और माल ले जाने निकल पड़ा। रास्ते में अजीब बातें होने लगी। ड्राइवर ने देखा कि चार्ल्स बार बार कह रहा था कि स्टेशन पर रुको और पेड फोन का इस्तेमाल करो, जिससे ड्राइवर हैरान रह गया। चार्ल्स अपनी खुद की फोन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था जब वे एक स्टेशन पर रुके? चार्ल्स कॉल करने गया और ड्राइवर ट्रक से बाहर निकला ताकि कारों को देख सके। कारें लॉक थीं, लेकिन खिड़कियों से उसने कार के फर्श पर पैसे के बंडल देखे। वह हैरान रह गया और अपने आप से बोला कि ये कारें पैसे से भरी होंगी। उसने इसे सेंट्रल बैंक की चोरी से जोड़ दिया, क्योंकि मीडिया में इस खबर को खूब कवर किया गया था। ड्राइवर ने फैसला किया कि ट्रक को सबसे नजदीकी पुलिस थाने पर रोक देगा। रास्ते में पुलिस को ट्रक के बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने हथियार लेकर उसे रोक लिया। फिर फेडरल पुलिस भी आ गई। ड्राइवर चार्ल्स को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। उन्होंने उस कार में रखा सारा पैसा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत करीब 6 मिलियन रियल थी। यह ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले
164 मिलियन रियल चुराए थे। जब उन्होंने चार्ल्स की जांच शुरू की तो पता चला कि वो मार्को रोगेरो का भाई है, जिस पर ड्रग्स के मामले में शक था। साओ पाउलो में तस्करी के नेताओं की जांच के दौरान पता चला कि चार्ल्स सीधे लूट में शामिल नहीं था, वो सिर्फ एक सहायक था, लेकिन उसे साथ मिला समझा जाता था। वह ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वगैरह का जिम्मेदार था। मतलब वो उन लोगों में से नहीं था जो घर पर थे, सुरंग खोदी और बैंक लूटा। उसने कहा कि उसे बाकी लुटेरों की पहचान ज्यादा नहीं थी और उसने ये भी दावा किया कि हर किसी ने अपनी हिस्सेदारी ले ली थी और वह सिर्फ अपनी और अपने भाई की हिस्सेदारी, जो कि 6 मिलियन थी, ले जा रहा था। चार्ल्स ने पुलिस की मदद की और जो भी उसे पता था सब बताया। उसने कहा कि चोरों की संख्या लगभग 34 थी और उसने किसी को पहचान नहीं पाया सिवाय अपने भाई के। जांचकर्ता चार्ल्स को संदिग्ध अपराधियों की कई तस्वीरें दिखाए ताकि वो अपने भाई के कुछ दोस्तों की पहचान कर सके। चार्ल्स कुछ गैंग के सदस्यों को पहचानने में सफल रहा और कहा कि उसने उन्हें पहले भी देखा था। ये वे फोटो थे और जिन लोगों के नाम चार्ल्स ने पहचाने थे उनमें 10 लोग थे, जिनमें चार्ल्स और उसका भाई मार्को भी थे। पाब्लो वो बंदा था जो टोपी पहनता था और कंपनी का मालिक था, और जाहिर सी बात है कि पाब्लो असली नाम नहीं था। लिमो, जो फोर्टालेजा का एक जाना माना अपराधी था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था भारी चोरी के मामलों में, और वो मार्को चार्ल्स के भाई का हमेशा का साथी था पहले की कई ऑपरेशनों में। पुलिस का मानना था कि आलामाओ ऑपरेशन का एक मुख्य मास्टरमाइंड था। मोइसेस उनमें से एक था। गैंग के कुछ अहम लोग करन दूरे नाम की जेल में बंद थे, लेकिन 2001 में वह एक ग्रुप के साथ जेल से भाग निकला। उन्होंने एक बड़ा जेल तोड़ने का ऑपरेशन किया जिसमें 53 कैदी एक अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते भाग गए। ये आदमी सुरंग बनाने का एक्सपर्ट था। 3 साल बाद 2004 में मोइसेस साओ पाउलो में एक बैंक डकैती में शामिल हुआ। असल में उसने नए गैंग को इकट्ठा किया था ताकि सेंट्रल बैंक को लूटा जा सके, और उसने गैंग के ज्यादातर मेंबर्स चुने थे और वो ही था जो समन्वय का जिम्मा संभाले हुए था। पुलिस बाद में ये बात पता लगा पाएगी, लेकिन मोइसेस शुरुआत से ही उनके मुख्य संदिग्धों में से एक था। तब पुलिस के पास संदिग्धों की एक लिस्ट थी और कई सबूत भी। उनका अगला कदम था उन्हें नजर रखनी, क्योंकि उनका मकसद था चोरी हुई रकम वापस पाना। ब्राजील में चोरी की सजा ज्यादा कड़ी या सख्त नहीं होती। अगर चोरों को गिरफ्तार किया जाता तो वे कुछ साल जेल में बिताते और फिर बाहर आकर अपनी जिंदगी पैसे से एंजॉय करते। चोरों ने चोरी की थी और पुलिस सिर्फ चोरों को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि पैसा भी वापस पाना चाहती थी। पुलिस ने एक सुराग पकड़ा था, एक फोन नंबर। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, जैसा कि पहले बताया गया था, घर बुरी तरह अस्त व्यस्त था। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद एक अफसर को एक सिम कार्ड मिला। यह बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करके उस नंबर को ट्रैक किया। फिर उन्होंने कॉल सुनना शुरू कर दिया, और ये रही उन रिकॉर्डिंग्स में से एक। हेसी, इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि चोर अभी भी चोरी किए पैसों का इस्तेमाल करने से डर रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने नंबर के मालिक को पहचान लिया। उसका नाम एंटोनियो एडेमार था। इस आदमी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए पुलिस को पता था कि वह किस इलाके में रहता है। उन्हें उसकी सही लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन इलाके का नाम बोआ विजजिम था। एक समूह फेडरल पुलिस अधिकारियों का उस आदमी का फाइल लेकर उसकी सही लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वे सफल हो गए। एक और कॉल पर कान लगा रहे थे, लेकिन इस बार यह जरूरी था। हेलो इस कॉल में एंटोनियो ने एक महिला से, जो शायद उसकी असिस्टेंट हो सकती थी, मदद मांगी। उसने उससे बहुत सारी रबर बैंड्स खरीदने को कहा, जिनका इस्तेमाल वे पैसे के बंडल बनाने के लिए करते थे। पुलिस ने सोचा कि वे चुराए गए पैसे गिन रहे थे, उन्हें बराबर बराबर बांट रहे थे और रबर से बांध रहे थे। इसी बीच दूसरे ऑफिसर्स ने एंटोनियो का लोकेशन ट्रैक कर लिया और पता लगाया कि वह उस इलाके के उस लाल घर में था जिसका हमने जिक्र किया था। अधिकारियों ने नागरिकों के कपड़े पहनकर घर के सामने एक कैफे में बैठ गए और दूर से घर की निगरानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद 2 आदमी घर से बाहर निकले। कैफे में बैठे अधिकारियों ने देखा कि उन दोनों में से एक आदमी उन्हें शक की नजर से देख रहा था। उन्हें लगा कि उनकी पहचान छुप नहीं रही है, इसलिए उन्होंने खुद को जाहिर करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिस्तौल निकाल लिए और दोनों आदमियों को जमीन पर लिटने का आदेश दिया।
तभी बैकअप आ पहुंचा, घर को घेर लिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि उम्मीद थी, पुलिस को घर के अंदर चोरी किए गए पैसों की भारी मात्रा मिली। पैसे हर जगह बिखरे हुए थे, दीवारों के पास, बैग में, बैकपैक्स में। उन्होंने जमीन में एक छेद तक पाया जो पैसों से भरा था। कुल मिलाकर घर के अंदर 1.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा नकद मिले। ऐसा लग रहा था कि यह पैसों का हिस्सा कई लोगों का था। पुलिस ने एंटोनियो और घर में मौजूद बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक आदमी डेविड नाम का भी गिरफ्तार किया, जो असल में एंटोनियो का बॉस था और ऑपरेशन का एक मुख्य जिम्मेदार था। सदस्य शेयर देने वाला एक आदमी था और वो रकम एक नोटबुक में लिखता था। ये दो मुख्य लोग थे जिन्हें पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया, एंटोनियो और डेविड। हालांकि 3 और लोग भी पकड़े गए जो सीधे सेंट्रल बैंक की चोरी में शामिल नहीं थे, लेकिन वे डेविड के लोग थे। उनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को नए सुराग और संदिग्ध मिले। हर पुलिस टीम एक अलग सुराग पर काम कर रही थी, इसलिए मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। डिस्मार नाम का एक बंदा जो पकड़ा गया था, उसने कबूल किया कि उसने बैंक के एक गार्ड को रिश्वत दी थी जो उसका दोस्त था और जिसका नाम एडल्सन था। वो गार्ड उनकी मदद करता था बैंक के बेसमेंट के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सब कुछ जानने में। इसी वजह से सभी क्रिमिनल और होम सेंसर्स से बच गए। उन्हें क्रेडिट और परिवार और मनी बॉक्स के बीच के बंद रास्ते के बारे में भी पता था। बैंक के अंदर से मदद लेकर चले दूसरे संदिग्ध की तरफ। पुलिस ने सुराग करे बगैर उन्हें एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम रॉनल्ड बैंडो था। पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके कॉल्स ट्रैक कर रही थी। हालांकि वो बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। ट्रैकिंग की वजह से पुलिस उसकी लोकेशन पता लगाने में कामयाब हो गई। यह सब सेंट्रल बैंक की लूट के 10 महीने बाद हुआ था। एक दिन रेमोंडो कहीं यात्रा पर गया। पोर्टोला नाम की एक और शहर में पुलिस उसकी एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे लगातार ट्रैक करती रही। फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम अलेक्जेंड्रो था और उसका निकनेम था फैट रेमांडो। अलेक्जेंड्रो और उसका दोस्त कार में बैठे और अपने घर की तरफ चले और जाहिर है पुलिस उनकी पीछा कर रही थी। पुलिस ने उस घर की निगरानी करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद 3 और आदमी आए और घर में घुस गए। और भी लोग आते रहे। पुलिस का कहना था कि उस घर में कुल मिलाकर 11 लोग थे और हर कोई अलग अलग वक्त पर अंदर आया था। पुलिस को तुरंत पता चल गया कि वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। पुलिस ने एलेसांद्रो का पीछा किया जब वो घर से बाहर निकला और बस स्टेशन गया, जहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वे सब उस पिकअप ट्रक में चढ़ गए जो तुम्हें तस्वीर में दिख रहा है। जैसा कि तुम देख सकते हो, वे काफी सामान लोड कर रहे थे। एलेसांद्रो पिकअप लेकर शहर के बीच में एक इलाके में पहुंचा और उन्हें एक बिल्डिंग के पास उतारा, जहां उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारा। फिर पता चला कि इन लोगों ने वो बिल्डिंग खरीदी थी और उसका नाम किसी फैब्रेसो के नाम पर था। उसने इसे 1.5 मिलियन रियल में खरीदा था। सवाल ये था कि चोरों का एक ग्रुप बिल्डिंग क्यों खरीदेगा और वे अपने स्टाफ और सामान वहां क्यों रख रहे थे। पुलिस ने पता लगाया कि वे नया सुरंग खोद रहे थे और जब उन्होंने उस इलाके की जांच की तो पाया कि बिल्डिंग के बहुत करीब एक बड़ा बैंक था जिसका नाम वैन रिसेल था। बैंक के नीचे कई बड़े वॉल्ट थे और यही चोरों का नया निशाना था। तस्वीर से साफ दिख रहा है कि बैंक बिल्डिंग के कितने करीब था। जो गैंग बैंक ब्रिस्टल की लूट करने को तैयार था वह वही गैंग नहीं था जिसने सेंट्रल बैंक की लूट की थी, लेकिन कुछ सदस्य दोनों गैंग में कॉमन थे, जिनकी वजह से पुलिस को नया गैंग पकड़ने में मदद मिली। पुलिस के पास उस गैंग के बिल्डिंग के अंदर क्या करते थे इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें चुपके से ट्रैक करने का तरीका चाहिए था। पुलिस ने चोरों की बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग किराए पर ली, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। ये पुलिस की बिल्डिंग है, ये है चोरों की बिल्डिंग है और ये बैंक की बिल्डिंग है। पुलिस ने वहां निगरानी कैमरे और डिवाइस लगाए थे, जिससे उन्हें चोरों की बिल्डिंग को अलग अलग एंगल से साफ नजर आ रहा था। चोर कामगार बनकर दिख रहे थे और बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे थे। वे कामगारों के कपड़े और सुरक्षा हेलमेट भी पहन रहे थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने देखा कि वे बड़ी मात्रा में कूड़ा निकाल रहे थे, तो उन्हें पता चल गया कि वो असल में रेत और मिट्टी निकाल रहे हैं। चोरों पर नजर रख रही टीम ने अपने सदस्यों से कहा कि वो उस कचरे को जांचें। अगर वो जमीन का मलबा था तो मतलब था कि वे अभी भी फर्श तोड़ रहे थे। अगर वो मिट्टी और रेत थी तो मतलब था कि वे पहले ही भूमिगत सुरंग खोदना शुरू कर चुके थे।
और अगर उसमें कंक्रीट और लोहे के टुकड़े थे तो मतलब था कि वे बैंक की तहखाने तक पहुंच चुके थे। योजना थी कि उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाए और जैसे ही चोर बैंक की तहखाने के करीब आए, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले। लेकिन अचानक कुछ अनहोनी हो गई। जब पुलिस चोरों की कॉल्स सुन रही थी तो उन्हें पता चला कि चोरों को कोई तीसरा शख्स ब्लैकमेल कर रहा है। वो शख्स जानता था कि चोर बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था ताकि लूट में हिस्सा ले सके, बदले में उन्हें सब कुछ उजागर न करे। पुलिस को डर था कि ये तीसरा शख्स मामला और उलझा सकता है। पुलिस को तो ये भी पता नहीं था कि वो कौन है। असल में वो तीसरा शख्स दो लोग थे जो बिल्डिंग में आए थे। जब पुलिस बिल्डिंग पर नजर रख रही थी तभी उन्होंने उसे बिल्डिंग में घुसते और चोरों से बात करते देखा। सोचो क्या पता चला। पुलिस को पता चला कि तीसरा शख्स भी पुलिस वाला था। वो दोनों भ्रष्ट अधिकारी थे जो चोरों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलते थे और खुद उनसे दूर रहते थे। इस बात के बाद फेडरल पुलिस ने जल्दी से छापा मारने का फैसला किया और गिरोह को गिरफ्तार करने निकली। उन्होंने बिल्डिंग की छत पर 2 स्नाइपर तैनात किए ताकि जरूरत पड़ने पर बैकअप मिल सके। वहीं छापा मारने वाली टीम ने बिल्डिंग को घेरे में ले लिया, मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे और ये बिल्डिंग के अंदर तूफान के उस पल की असली तस्वीर है। चोरों ने कोई भी विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए वे तुरंत हार मान गए। स्पेशल फोर्स ने आसानी से बिल्डिंग पर काबू पा लिया। पुलिस ने कुल मिलाकर 26 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को वो छेद और सुरंग भी मिली जिसे लकड़ी के तख्तों से ढका गया था। सुरंग लकड़ी और स्टील के तख्तों से सहारा दी गई थी। सुरंग का निरीक्षण करने वाले एक्सपर्ट्स ने मुझे यकीन दिलाया गया कि खुदाई उसी तरीके से हुई थी जैसे सेंट्रल बैंक के सुरंग की थी। जब पुलिस ने सुरंग पर छापा मारा, चोर पहले ही लगभग 78 मीटर खुदाई कर चुके थे और सिर्फ 12 मीटर बाकी थे बैंक के तिजोरी तक पहुंचने के लिए। गिरफ्तार गिरोह में केवल 2 लोग ही वे थे जिनकी पुष्टि हुई थी कि वे सेंट्रल बैंक की चोरी में शामिल थे, रेमोंडो और उसका दोस्त अलेसैंड्रो। 2007 में हुई इस चोरी के 2 साल बाद भी कुछ संदिग्ध अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन जांच जारी थी। पुलिस भी उसी तरीके से जांच कर रही थी, यानी अपराधियों और उनके परिवार वालों की निगरानी करके, उनकी कॉल्स सुनकर या ऐसी ही दूसरी चीजें करके। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के मौके बहुत दिलचस्प थे। उदाहरण के लिए एक संदिग्ध जिसका नाम जोस मार्लियोटो था, वो बड़ी दाढ़ी के साथ मिला। पहले तो पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसकी पत्नी को देखकर पहचान गए। हम फेडरल पुलिस हैं, खेल खत्म। सोचो, वो आदमी बेहोश हो गया। जैसे ही उसने फेडरल पुलिस का नाम सुना, जब वह उठा तो खुद को बंधा हुआ पाया और पुलिस उसे फिल्म बना रही थी। उसने कहा कि पिछले 2 साल उसके जीवन के सबसे बुरे साल थे। भले ही वह करोड़पति था, वह तनाव में रहता था, पुलिस से कहता था कि उसे जेल में डाल दो, उसके लिए वही बेहतर होगा। वह अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। पुलिस ने उससे पैसे का रास्ता दिखाने को कहा और उसने सच में 2 बैग निकाले। जमीन के नीचे 2 आइस बॉक्स रखे हुए थे। पहले बॉक्स में पैसा था और दूसरे में वो सारे प्रॉपर्टी के कागजात जो उसने खरीदे थे। पुलिस ने सब कुछ जब्त कर लिया, पैसा, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज। पुलिस कमांडर ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये आदमी फिर से उस हालत में आ गया होगा जैसा डकैती से पहले था। उसी साल 2007 में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया, लिमो, जिसे पुलिस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मानती थी। पुलिस ने उसे लंबे बालों के साथ पकड़ा। एक बड़ी दाढ़ी थी और उसने अपनी शक्ल बदलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके पास कई नकली पहचान भी थी। जब पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी तो वे ये पक्का नहीं कर पाते थे कि वो वही है या नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल बदल चुकी थी। लेकिन आखिरकार वे उसे पहचान ही गए, उसकी दाहिनी बांह पर बने टैटू की वजह से। अंत में उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, उस पर लगे आरोपों को पक्की कर दिया और उसके सारे पैसे, संपत्तियां और रियल एस्टेट जब्त कर लिए। अब चलते हैं अगले संदिग्ध की तरफ। साल 2008 की शुरुआत में वह आदमी, बीनी और घर उसके नाम पर दर्ज थे, पाओला सर्जियो। ये नाम व्यापार मंत्रालय के दस्तावेजों में दर्ज था, लेकिन ये नकली नाम था। फिर पुलिस को पता चला कि उसका असली नाम बेलो होरिजोंटे था। पुलिस ने उसे ट्रैक कर कार रेंटल कंपनी से गिरफ्तार कर लिया। वह कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, तभी पुलिस उसके पास गई और कहा, हम पुलिस हैं और तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया अजीब थी। उसने विश्वास नहीं किया क्योंकि वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। आम लोग तो उन्होंने अपने बैज भी दिखाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। चिल्लाता रहा कि उसे किडनैप कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं।
वो हिम्मत दिखाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार करके थाने ले गए। वहां पूछताछ शुरू हुई और फिर उन्हें पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि उसने आईडी कार्ड कैसे बनवाया, क्योंकि फोटो में उसने टोपी पहनी थी। उसने बताया कि उसने फर्जी आईडी बनाई है। उसके बाद उसने उन्हें वजह बताई। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उसे पहले भी 2 बार अपहरण किया जा चुका है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की लूट के दौरान अपहरणकर्ताओं ने पुलिस बनने का नाटक किया था, इसलिए वह अपनी रिहाई के लिए उन्हें पैसे देता था। उसने ये भी कहा कि उन 2 घटनाओं में से एक में उसे गोली भी लगी थी। सेंट्रल बैंक के लुटेरे दूसरी गैंग से पीछा किए जा रहे थे, क्योंकि हर कोई अपना पैसा वापस चाहता था। यही हाल बाकी गैंग्स के साथ भी दोहराया जाएगा, और इसका सही उदाहरण मार्ली ओडो है, जो 2 साल तक जंगल में छुपा रहा सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी गैंग से बच सके। दूसरा शख्स था एक आदमी जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था, मोइसेस। वही आदमी जो जेल से 53 कैदियों के साथ भागा था। वो सुरंग खोदने में माहिर था और साओ पाउलो बैंक की लूट में भी शामिल था, इससे पहले कि वह सेंट्रल बैंक की लूट हुई। ज्यादातर अपराधियों ने बताया कि मोइसेस ने ही उन्हें भर्ती किया था, मतलब उसने ही गैंग के ज्यादातर सदस्यों को जोड़ा था, इसलिए वो ऑपरेशन कमांडरों में से एक था। पुलिस खास तौर पर उसी पर ध्यान दे रही थी, लेकिन मोइसेस बहुत चालाक था। उसे लंबे समय तक फरार रहना आता था, इसलिए पुलिस उसे 2009 तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। सेंट्रल बैंक की चोरी के 4 साल बाद पुलिस आखिरकार उसकी पत्नी के जरिए उसे ट्रैक करने में सफल हुई। वे उसकी फोन कॉल्स पर जासूसी करते रहे और पता चला कि कुछ वीकेंड्स पर वह अपने बेटे को उसके पिता मोसेस के पास ले जाती है ताकि वो उसे देख सके। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और पता चला कि वह साओ पाउलो के एक बिल्डिंग में था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, पुलिस ने उसकी कार को पहचान लिया और उसे गिरफ्तार करने से पहले उन्होंने ये पक्का कर लिया कि उसकी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी थी ताकि मोइसेस कोई हलचल न मचाए या भागने की कोशिश न करे। पुलिस ने एक बहाना बनाने का फैसला किया और बिल्डिंग के गार्ड से कहा कि वो मोइसेस को बुलाए और बताए कि बिल्डिंग के किसी रिहायशी ने गलती से उसकी कार को टक्कर मार दी है और उसे देखने के लिए बुलाया है। सच में मोइसेस नीचे आया और पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरों से देख रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपने अपार्टमेंट से निकला, लिफ्ट ली और नीचे आ गया। पता नहीं उसे क्या मिलने वाला था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो चौंक गया जब उसने अपने सामने बड़ी तादाद में फेडरल पुलिस वालों को देखा। वो उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने तुरंत कहा कि वो गिरफ्तार है। इस तरह केंद्रीय बैंक की चोरी के मास्टरमाइंड में से एक गिर गया। मोइसेस ने पुलिस से कहा कि उसे लगा था कि वे उसे भूल गए होंगे, क्योंकि बैंक लूटे हुए 4 साल हो चुके थे। लेकिन अफसर ने जवाब दिया कि वे बिल्कुल भी नहीं भूले। पुलिस को पता था कि मोइसेस उनमें से एक था। ऑपरेशन के 3 मुख्य दिमाग थे। एक और था, एक लिमो, जिसके बारे में हमने पहले बताया था, और दूसरा था जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जिसकी शक्ल बदल गई थी। तीसरे शख्स को फर्नांडिनो कहा जाता था। यह आदमी साओ पाउलो का जाना माना अपराधी था। पुलिस उसे शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलरों में से एक के तौर पर जानती थी। असल में ये ऑपरेशन का फाइनेंसर था। ऐसे ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत होती है। घर किराए पर लेना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, खुदाई के औजार, गैंग के सदस्यों के लिए खाना, कारें, ट्रक और पेट्रोल, ये सब चीजें। जरूरत की चीजें पैसे थीं। फर्नांडिनो ने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए 3 मिलियन रियल दिए, और पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसके चुराए गए पैसों में सबसे बड़ा हिस्सा था। उसने 15% लिया, और चूंकि उन्होंने 146 मिलियन रियल चुराए थे, इसका मतलब था कि उसका हिस्सा करीब 25 मिलियन रियल था। गैंग की दुनिया में जैसे ही कोई अचानक बड़ी रकम हासिल करता है, वो टारगेट बन जाता है। सोचो कि फर्नांडिनो को 2 बार किडनैप किया गया, और जो लोग उसे किडनैप कर रहे थे वे पुलिस की वर्दी में थे। ये पता नहीं चला कि वे भेष बदलकर थे या भ्रष्ट पुलिस वाले थे। पुलिस थी, लेकिन किडनैपिंग के बाद उन्होंने 1 मिलियन का फिरौती मांग की। परिवार ने फिरौती दी, लेकिन किडनैपरों ने फर्नांडिनो को छोड़ दिया नहीं। पुलिस को जब वह मरा हुआ मिला तो बाद में पुलिस ने किडनैपरों की पहचान कर ली और पता चला कि वो भ्रष्ट पुलिस वाले थे। जांच में ये भी पता चला कि भ्रष्ट पुलिस वाले और फर्नांडिनो एक दूसरे को पहले से जानते थे, और जब उन्होंने उसे किडनैप किया और फिरौती ली तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अगर वो जरूरत की चीजें पैसे थीं। फर्नांडिनो ने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए 3 मिलियन रियल दिए, और पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसके चुराए गए पैसों में सबसे बड़ा हिस्सा था।
उसने 15% लिया और चूंकि उन्होंने 146 मिलियन रियल चुराए थे, इसका मतलब था कि उसका हिस्सा करीब 25 मिलियन रियल था। गैंग की दुनिया में जैसे ही कोई अचानक बड़ी रकम हासिल करता है, वो टारगेट बन जाता है। सोचो कि फर्नांडिनो को 2 बार किडनैप किया गया और जो लोग उसे किडनैप कर रहे थे वे पुलिस की वर्दी में थे। ये पता नहीं चला कि वे भेष बदलकर थे या भ्रष्ट पुलिस वाले थे। पुलिस थी, लेकिन किडनैपिंग के बाद उन्होंने 1 मिलियन का फिरौती मांग की। परिवार ने फिरौती दी, लेकिन किडनैपरों ने फर्नांडिनो को छोड़ दिया नहीं। पुलिस को जब वह मरा हुआ मिला तो बाद में पुलिस ने किडनैपरों की पहचान कर ली और पता चला कि वो भ्रष्ट पुलिस वाले थे। जांच में यह भी पता चला कि भ्रष्ट पुलिस वाले और फर्नांडिनो एक दूसरे को पहले से जानते थे और जब उन्होंने उसे किडनैप किया और फिरौती ली तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अगर वो उसे छोड़ दिया तो वो जरूर बदला लेगा। किडनैपरों ने उसे मार डाला, साथ ही कई और लोगों को भी जो उसे पहचान सकते थे। वो सारे सबूत मिटाना चाहते थे जो पुलिस को उनके पास ले जा सकते थे। फर्नांडिनो अकेला गैंग मेंबर नहीं था जिसे फिरौती के लिए किडनैप किया गया था। सेंट्रल बैंक की लूट में शामिल ज्यादातर अपराधियों को पुलिस, अपराधी और भ्रष्ट पुलिस वाले सब मिलकर पीछा कर रहे थे। उन्हें तो अच्छा लगता अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, बजाय इसके कि इतने लोग उनके पीछे पड़े हों। उदाहरण के तौर पर गैंग के एक मेंबर पेड्रो थे। जो वो घर पहुंचा तो अचानक उसने देखा कि कुछ लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे और पुलिस वाले बनने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि उसने जो पैसे चुराए हैं वो उन्हें दे दे। जब वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मामला क्या है, तो वो लोग उसके घर में घुस आए, उसे और उसके परिवार को मारा और उसके घर में रखे सारे पैसे चुरा ले गए, जो 1 मिलियन रियल से भी ज्यादा थे। आखिरकार पेड्रो ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ब्रुसेल्स सेंट्रल बैंक की चोरी देश के सबसे पागलपन भरे मामलों में से एक थी। इसका असर सिर्फ बड़ी रकम चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव काफी बड़ा था। किडनैपिंग, फिरौती और ऐसे कई मामलों और अपराधों की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा इस वजह से कई गैंग ऐसे काम करने लगे। अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए बैंक लूटना चलन बन गया और पुलिस हर साल दर्जनों सुरंगें पकड़ती थी। कुछ ऑपरेशन होने से पहले ही नाकाम कर दिए गए और कुछ पूरे किए गए। अंत में मामला पूरी तरह सुलझ गया। उन्होंने अपराधी नेटवर्क को पकड़ लिया और ज्यादातर को गिरफ्तार कर लिया। और हां, कुछ की मौत भी हुई, लेकिन केवल एक बंदा बचा था और पुलिस आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसका नाम जुवेन हॉल है और वो अकेला था जो बच निकला। बाकी सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस चोरी हुए लगभग 34 मिलियन रील्स वापस ले सकी, जो कि एक छोटी सी रकम थी, क्योंकि बाकी पैसे वापस नहीं मिल सके। चोरों ने बहुत सारा पैसा धुलाकर सस्ता प्रॉपर्टी और जमीन खरीद ली ताकि पैसे को साफ किया जा सके। फिर रैंसम के तौर पर दिए गए पैसे की बात तो छोड़ो, अगर बाकी आरोपी चोरी के जुर्म में दोषी ठहराए जाते तो भी मैंने जेल में थोड़े समय तक रहना पड़ा, क्योंकि ब्राजील में चोरी की सजा ज्यादा कड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा मिली, जो चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। ज्यादातर को लंबी सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने जो भी संपत्ति खरीदी, हर कार और हर डिवाइस के लिए अलग अलग आरोप लगे। इस वजह से उन पर कई सजा जुड़ गई। कुछ को 100 साल से ज्यादा की सजा मिली, जिसका मतलब है आजीवन कारावास। आज हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। आप भूलना मत लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी मजेदार कहानियां मिलती रहे।